हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मिस्टिक टेल्स की एक नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि हम इस सफर पे साथ में बने रहें। तो चलिए, आप अभी तक ना जितने सारे मानवास आए हैं, आप इनसे कहीं बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर हो गए ना तो मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूँ। क्या आपने द बॉयज वाली वेब सीरीज देखी है? आपने देखा है ना कैसे उसमें सुपर हीरोज को मारा जाता है जब वो गलत काम करने लगते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को मैं लेते हुए आपके पास आया हूँ एक नई मानवा के साथ। और मैं आपके लिए आज ऐसी मानवा लेके आया हूँ ना जो मैं कसम से कहता हूँ एकदम वर्थ वॉचिंग होगी। आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। मुझे आपके ना बहुत सारे कमेंट आए रिसेंटली और मैंने सबका चुन चुन कर रिप्लाई दिया। देखिए, एक्चुअली ना मेरा ये पहला वीडियो था जो कि एकदम से ब्लो कर गया भाई साहब। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। मैं लिटरली अपना पेज रिफ्रेश किए जा रहा था बार बार। सच में विश्वास नहीं हो रहा था भाई। इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स मिले, इतने सारे सब्स मिले। इन सब के लिए ना मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई। मज़ा आ गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा, बट सब्सक्राइबर्स मेरे इतने सारे हैं ना, ऑब्वियसली एक लाइव स्ट्रीम तो बनता है। और हाँ, एक लाइव स्ट्रीम मैं करूँगा ही, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फिलहाल पहले मैं एक कैमरा तो ले आऊँ। मानवा शुरुआत करने से पहले मैं एक बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे भाई को, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये मानवा सजेस्ट की। और भाई, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कमेंट किया। मुझे सजेशन भी पसंद आया क्योंकि मैंने रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ये मानवा पढ़ी थी और मुझे लग रहा था मुझे शायद इंतज़ार करना चाहिए। पर जब मैंने आपका कमेंट देखा ना, मुझे लगा चलो बना ही दिया जाए। ये जो मानवा है ना, ये बाकी सभी मानवा से एकदम अलग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे पास पिक्चर्स बहुत सारे होने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मैं कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इफ़ेक्ट्स लगाऊंगा तो भाई वो पिक्चर इतने स्पीड में चेंज होते रहेंगे कि आपको बहुत बोरिंग टाइप का लगेगा और शायद वो चक्कर आने टाइप का भी फील होगा। इसीलिए इस बार मैं इसे एकदम प्लेन रखने वाला हूँ। हाँ, बैकग्राउंड वाले में थोड़ा मूवमेंट वगैरह होगा, बट प्रेजेंट वाले में एकदम प्लेन रखेंगे इसे। मानवा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को वार्निंग दे देना चाहता हूँ। इस मानवा में ना खून खराबा बहुत ज्यादा है। अगर आप ये मानवा देखना चाहते हैं, ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो खाते वक्त ना देखें, या फिर कोई पेरेंट्स वगैरह बैठे हैं तो प्लीज साथ में ना देखें। बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें और मजे करें। तो चलिए इस मानवा में जंप करते हैं और देखते हैं भाई क्या कहानी है इसकी, कैसे मजे आने वाले हैं और क्या होने वाला है। तो हाजिर है आप सभी के सामने एक नई मानवा, बोन्स। तो चलिए देखते हैं इसकी कहानी क्या होने वाली है। 3 साल पहले की बात है जब हमारी दुनिया में भी बहुत सारे गेट्स खुलने लगे और उन गेट से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स अंदर आने लगे थे। सभी तरह के मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स, गोलम्स, हेलहाउंड्स, स्केल्टन्स। हमारी पूरी दुनिया यही सब चीज़ों से भर गई थी। और उसके बाद हमारे जो इंसान थे ना, उनके भी अवेकनिंग होने शुरू हो गए। और दिखाते हैं कुछ सिलेक्टेड इंसानों को अलग अलग प्रकार की एबिलिटी दी जाती है। और बहुत सारे अवेकेंड लोग आने के बाद वही हंटर्स भी बन गए, जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स को हंट किया करते थे और उन्हें ख़त्म कर दिया करते थे। पर फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के होता है और वो बोल रहा होता है। तो उससे क्या हुआ, और दिखाते हैं एक बड़ा सा क्रिस्टल जैसा चीज़ उसके चेहरे पे आकर ज़ोरदार लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। सभी टेबल चेयर साइड हो गए होते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके मुंह से खून निकल गया होता है और वो हमें बता रहा होता है कि मेरा नाम है कैंग जियोंग। और खून के धब्बे ज़मीन पर फैल गए होते हैं और कुछ 3 बुलीज उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो बोलता है मैं बस एक लूज़र हूँ। वो बुलीज का हेड उन्हें बोल रहा होता है, ओए कीड़े, जल्दी कर और रेंगना शुरू कर दे। और वो बता रहा होता है इस अवेकेंड स्पेशल हाई स्कूल में मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है ना वो है रीजेनरेट करने की। और दिखाते हैं उसकी जो चोट होती है ना, वो रीजेनरेट करना शुरू कर दी होती है और उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। दिखाते हैं उसकी नसें निकल जाती है और वो बता रहा होता है कि मेरी जो एबिलिटी है ना, वो तो ओरिजिनली एक एस रैंक एबिलिटी होनी चाहिए थी, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत दर्द करता है, एकदम नर्क जैसा।
और वो एकदम दर्द से जोर से चीख रहा होता है। भाई साहब, उसकी बहुत बुरी दशा हो गई होती है और वो हमें बताता है जब मैं रीजनरेट करता हूँ ना तो वो बुलीज मुझ पे हमला करते हैं और वो तीनों बुलीज उसके तरफ अपने अपने पावर से हमला कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है वो बुलीज में से जो उनका हेड रहता है ना, उसकी पावर होती है डायमंड का कोई भी हथियार बना लेना, और दूसरे की पावर होती है वो थंडर लाइटनिंग यूज़ कर सकता है, और च्युइंगम वाले की पावर होती है कि वो अर्थ मैजिक यूज़ कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, अर्थ बेंडर है। और वो बोलता है वो मुझ पे हंसते हैं और फिर हंसते हैं जब मैं हील करते हुए दर्द से करा रहा होता हूँ। तभी देखते हैं वो तीनों बुलीज ने उसे फिर हर्ट किया होता है और वो रीजनरेट करते हुए करा रहा होता है। मेरे हील हो जाने के बाद उनके बुलिंग करने की कोई प्रूफ तो बचती ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हील जो हो गया होता है, टीचर क्या और पुलिस क्या, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट ये जो एस रैंक के अवीकेंड रहते हैं ना, इनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो तो खुद गवर्नमेंट ही उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, तो ये लोग उनका क्या ही कर लेंगे। और वो कारण जिसके वजह से मैं ये सब चुपचाप सह लेता हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद, वो है मेरी माँ। और दिखाते हैं एक छोटा सा घर रहता है जिसे शॉप में कन्वर्ट कर दिया होता है, और वहीं हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी रहती है जो कि वहाँ पे शायद खाना बना के परोसने का काम करती है, या फिर उन्हीं का दुकान होगा शायद से। और वो बोल रही होती है, बेटा तुम यहाँ हो, आ जाओ खाना खा लो। और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप वहाँ खाना खा रहा होता है टेबल पर बैठ के, और वो बोल रहा होता है मेरे पापा बहुत पहले मर गए जब मैं 5 साल का था। तभी उसकी मम्मी उससे पूछती है तो बताओ स्कूल कैसा था, और वो बोलता है स्कूल, और वो कुछ सोचते हुए बोलता है बहुत अच्छा था, आज तो मज़ा आ गया। उसकी मम्मी बोलती है अच्छा, और वो हमें बोल रहा होता है कि मैं एक हंटर बन सकता हूँ ग्रेजुएट होने के बाद। और वो चुपचाप अपने आंखों में आंसू लिए खाना खा रहा होता है, और वो हमें बोलता है तब तक मैं ये सब ऐसे ही सहने वाला हूँ। एटलीस्ट अगर मैं एक सी रैंक का हंटर बन गया मेरी इस एबिलिटी से, तो मेरी इनकम छोटी होगी और हमें ये जगह छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा, कोई अच्छी जगह, पर हम खुश होंगे, मैं और मेरी माँ। और दिखाते हैं उसके मॉम के हाथों में बहुत सारे रिंकल्स, बहुत सारे खरोच पड़े होते हैं। और फिर हमें कैलेंडर का सीन दिखाया जाता है जिसमें 15 तारीख को मार्क किया रहता है, और उसमें लिखा होता है मॉम का जन्मदिन। और उसी वक्त कैंग हमारे सामने आता है और वो बोल रहा होता है वो तो मैंने सोचा था। और वो कुछ देखकर चौंकते हुए आगे देख रहा होता है और हमें बोलता है जब तक उन बास्टर्ड्स ने मेरी मम्मी को इतनी बुरी तरह घायल नहीं कर दिया कि वो कोमा में चले गए। और दिखाते हैं उसकी मम्मी की बहुत बुरी हालत हो गई होती है, वो एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ी होती है एक कोमा स्टेट में, कोई मूवमेंट नहीं। ये हमारे कैंग के लिए सबसे सैडेस्ट दिन रहता है। और फिर उसे पीछे एक आदमी खड़े होकर रिपोर्ट दे रहा होता है, शायद वो पुलिस वाला रहता है। और कैंग हमें बताता है उन्होंने बोला कि ये एक एक्सीडेंट था, और ऐसा तो बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि वो मेरे ही मॉम के रेस्टोरेंट में आए थे। और दिखाते हैं उस दिन का सीन जब वो बुलीज उसके मॉम के रेस्टोरेंट में आए थे। वो जो बुलीज का हेड रहता है वो बोल रहा होता है वो तुम तो बहुत हॉट हो, हे। एक्चुअली में वो हमारी कैंग की मम्मी का मजाक उड़ा रहता है, वो बहुत गंदी हरकत कर रहा होता है और उसकी मम्मी चुपचाप उसे खाना परोस रही होती है। तभी वो लड़का उसकी मम्मी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं एक अवेकेंड हूँ, मैं डायमंड्स बना सकता हूँ। और वो दूसरे हाथों से डायमंड बना करके भी दिखाता है। तभी दूसरी तरफ वाला लड़का बोलता है क्रेजी बास्टर्ड, और उसकी मम्मी भी वो अपना हाथ उससे छुड़ाती है और बोलती है मुझे माफ़ करना। अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उस लड़के का मोबाइल वो गलती से टेबल के नीचे गिरा देती है। टेबल से नीचे गिरकर उस बुली का फ़ोन क्रैक हो गया होता है, जिसे उसकी मम्मी उठाकर बोल रही होती है तो इसे रिपेयर कराने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे।
तभी दिखाते हैं वो बुली अपने जितने डायमंड वाले स्पाइक्स रहता है ना, वो उसकी बॉडी में घुसेड़ देता है और बोलता है भाड़ में जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि वो बोल रहे हैं कि उनकी एबिलिटी उनके काबू से बाहर हो गई थी, क्या सच में? और वो अपनी होठ को जोर से अपने दांतों से दबा देता है, इतने गुस्से में होता है कि सभी जगह से खून आने लगता है। और वो बोल रहा होता है मैं उन्हें जानता हूँ, और वो अपनी दांत को इतनी जोर से रगड़ता है कि लिटरली कुछ दांत नीचे फ्लोर पर गिर जाते हैं। और वो बोल रहा होता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही उनकी पावर बेकाबू हुई थी। और दिखाते हैं वो गुस्से में अपने गले की स्किन को पकड़कर जोर से नीचे खींच देता है और वो अपनी स्किन को ही फाड़ देता है। और हमें ग्राउंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक केक पड़ा हुआ होता है और उसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे मॉम। इतना बुरा स्टोरी, वो भी स्टार्टिंग एपिसोड। तभी हमें शहर के बीच वाला एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों बुली बैठे होते हैं। तभी एक बोलता है हे, क्या तुम श्योर हो सब ठीक हो जाएगा? और तभी वो फिर से चिंता करते हुए बोलता है अगर वो मर गई तो फिर क्या होगा? और वो बुली का हेड बोलता है तू उसके बारे में सोच ही क्यों रहा है? और वो दूसरे अर्थ बेंडर के बड़े से पत्थर पे लेटा हुआ होता है और वो नीचे उतरते हुए उस लाइटनिंग वाले के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तू अभी बहुत जवान है और तुझे ये लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करने वाली है, और हम सब अवेकेंड है यार, हमारा क्या ही हो जाएगा। तभी वो दूसरा बोलता है पर फिर भी, और उसकी बात काटते हुए वो बुली का हेड बोलता है ओए, तुझे ये लगता है कि ये मेरा पहला बार था कि मैंने किसी को इतनी गंदी तरह से मारा है? और वो उसकी तरफ डरते हुए देख रहा होता है। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है तुमने ऐसा क्यों किया? और दिखाते हैं दूर में एक शैडो खड़ी होती है और वो दोनों भी उसके तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो बुली का हेड जोर से चिल्ला के पूछता है कौन है वहां पे? और दिखाते हैं वहां से हमारा कैंग एकदम गुस्से में आ रहा होता है और वो आते हुए उससे पूछता है मैंने पूछा क्यों? और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं अबे कहना क्या चाह रहा है? और वो कैंग एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है तूने ऐसा क्यों किया मेरी माँ के साथ? और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तू फकिंग बास्टर्ड। और ये सुनकर वो बुली का जो हेड होता है ना, वो एकदम स्माइल करते हुए बोलता है ओह, तो तुम उसकी बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी माँ थी? और ये सुनकर भाई कैंग बहुत गुस्से में आ जाता है, वो अपने दांत को फिर से घिसने लगता है और वो बुली का जो हेड होता है ना, वो अभी भी मजाक कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है वो तो कितनी जवान दिख रही थी, है ना, हा हा हा। तभी कैंग उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और वो बुली का हेड बोलता है अच्छा तो तू ये करने वाला है, और एक अपना स्पाइक बनाता है वो डायमंड का और उसके बॉडी में घुसेड़ देता है और हमारा कैंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो बुली का हेड लगातार उसे गुस्सा दिला रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, मैं तो उसे बिस्तर तक ले जाना चाहता था। और भाई ये सुनकर कैंग को फिर से गुस्सा आता है और वो अपने शरीर में जो वो डायमंड की स्पाइक गड़ी होती है ना, उसे वो दोनों हाथों से पकड़कर बाहर निकालने लगता है। इसमें उसे बहुत तेज दर्द भी हो रहा होता है, फिर भी वो निकाल रहा होता है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो आखिरकार वो स्पाइक अपने बॉडी से निकाल ही लेता है। और दिखाते हैं उसके बॉडी में जो होल रह गया होता है ना, वो एकदम से हील करना शुरू कर दिया होता है और कैंग को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, उसकी बॉडी अकड़ रही होती है और फिर भी वो उन बुलीज की तरफ देखकर चिल्लाता है तू फकिंग बास्टर्ड। और वो बुलीज की तरफ से उनका जो लीडर रहता है ना, वो उतनी देर में बहुत सारे डायमंड के स्पाइक्स ना रेडी कर लिया होता है सीधा कैंग के ऊपर शूट करने के लिए। और वो हाथों से एक इशारा करता है और जितने स्पाइक्स हवा में रहते हैं सब हमारे कैंग के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। बहुत बुरी हाल हो गई होती है और वो वहीं रास्ते पर बैठ जाता है और बुली का हेड उसे बोल रहा होता है तो क्या समझता है खुद को? और वहां पे कैंग उसी हाल में पड़ा होता है और वो बोलता है तू एक लूजर है, एक लूजर। और भाई कैंग में अचानक से होश आता है और वो खुद अपनी बॉडी संभालते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है
और वो जोर से चिल्लाता है, "तू फकिंग बास्टर्ड!" और दिखाते हैं उसने बहुत हिम्मत जुटाकर खड़े होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है और वो उनकी तरफ जी जान लगाकर बढ़ रहा होता है। और तभी वो बुली अपना जो लाइटनिंग वाला नहीं लड़का रहता है उसे बोलता है, "ओहो, इसे देख के तो लगता है कि ये आज कुछ करके ही जाएगा, तो उसे दिखा दो थॉर।" और वो लाइटनिंग वाले लड़के का नाम उसे वो थॉर कह के बुलाता है, तो हम भी इसे थॉर कह के ही बुलाएंगे। पहले तो थॉर चुपचाप रहता है, फिर जब वो उस लड़के की तरफ देखता है ना तो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडी से लाइटनिंग रिलीज करने लगता है और वो अचानक से उसके ऊपर बहुत बड़ा सा लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है और देखते हैं वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और जमीन पे गिर जाता है। बहुत बड़ी लाइटनिंग पड़ी होती है, उसका पूरा बॉडी काला हो गया होता है और वो बुली का हेड बोलता है, "तो चलो चले यहाँ से।" और साइड से कैंग ये सब फील कर रहा होता है। तभी वो अपना हाथ बढ़ाकर उस बुली के हेड का पैर पकड़ लेता है और कैंग उसे बोलता है, "तो तू जाने की सोच रहा है, कहाँ जाएगा?" बुली का हेड उसे गुस्से से नीचे उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है, "हे भगवान, तू अब भी!" और दिखाते हैं वो अपने हाथों को एक डायमंड के आर्मर से कवर कर लिया होता है और वो एक जोरदार पंच कैंग के सर पे मार देता है और इससे कैंग को बहुत दर्द होता है और वो बुली बोल रहा होता है, "तू फकिंग पीस ऑफ शिट, तुझे तो अपनी माँ को बचाना चाहिए था ना, तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? और तेरी ये मजाल कि तू मुझ पे गुस्सा हो।" और वो बुली जो रहता है ना वो हमारे कैंग पे डायमंड वाले ग्लव्स बना के उस पे पंचेस दे रहा होता है। हमारी कैंग की एकदम अधमरी वाली हालत हो गई होती है और दिखाते हैं सबसे आखिरी वाला जो पंच रहता है ना वो उसके डायरेक्ट मुंह में मारा होता है और उसके सभी दांत झड़ गए होते हैं। और फिर इतने पे दिखाते हैं कैंग को ना फिर से होश आ गया होता है और वो तेजी से उसके हाथ को दाबने की कोशिश करता है और वो बुली गुस्से से उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है, "हे सैंडमैन!" और वो साइड में जो अर्थ बेंडर रहता है ना उसे वो सैंडमैन कह के बुलाता है, तो अब हम भी उसे वही कह के बुलाएंगे। और वो उसकी तरफ देख के बोलता है, "हाँ बोलो, क्या हुआ?" और वो उसे बोलता है, "यहाँ पे एक गड्ढा खोद दो।" और दिखाते हैं वो सैंडमैन वहाँ की सभी मिट्टी हटा देता है और नीचे से कैंग बोल रहा होता है, तू फकिंग!" और दिखाते हैं वो जो बुली रहता है ना वो उसे थॉर बोल रहा होता है, "तू करने क्या वाला है?" और वो बुली का हेड बोलता है, "चुप रह।" और दिखाते हैं वो अपने हाथों से कैंग की तरफ कुछ इशारा कर रहा होता है और जमीन से बहुत सारे डायमंड के स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं और कैंग बोल रहा होता है, "अबे तेरी तो!" और दिखाते हैं बहुत सारे स्पाइक्स उसकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं और कैंग अभी भी अंदर से चिल्ला रहा होता है, "मैं मार दूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा, तुम सभी को, तुम तीनों को, मैं ये वादा करता हूँ।" और दिखाते हैं वो बुली का जो हेड रहता है ना वो उसे उन डायमंड की स्पाइक से पूरी तरह से कवर करने लगता है और आखिरी के सीन में जब उसे वो एक आखिरी बार देख रहा होता है तब वो बोलता है, "हाँ, कोशिश करते रहना।" और वो दूसरी तरफ बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है, "अगर तू यहाँ से कभी बाहर निकल पाया तो ज़रूर ऐसा करना।" और दिखाते हैं वो अर्थ बेंडर ने उसके जो कॉफिन को रहता है ना जमीन के बहुत नीचे गाड़ दिया होता है और वो जो बुली का हेड रहता है वो उसके लिए एकदम डायमंड का कॉफिन बना दिया होता है जो अंदर से बहुत काटीला रहता है। बहुत सारे स्पाइक्स जैसे निकले रहते हैं जो कि लगातार हमारे मेन कैरेक्टर कैंग की बॉडी में छेद कर रहे होते हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था, गालियां दे रहा होता है और दर्द के मारे करा भी रहा होता है। पर वो करे तो क्या करे, वो फंस भी तो गया है ऐसी मुश्किल परिस्थिति में और कोई रास्ता ना पाकर वो फाइनली वो जो कॉफिन का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना उसके स्पाइक्स में ही पंच करने लगता है। पर ये पंचेस उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके हाथों से एकदम खून की नदियां बहने लगती है। वो फिर अपने पंचेस को रोकता है और बोलता है, "डायमंड, इसे पार करने का तो कोई रास्ता नहीं है, ये तो कभी नहीं टूटेगा।" और वो ऊपर देखते हुए थोड़ा सा डरता है पर फिर वो चिल्लाते हुए एकदम गुस्से से बोलता है, "फक!"
और दिखाते हैं उसे सांस की भी प्रॉब्लम होने लगती है। वो एक्चुअली बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है और बोलता है यहाँ पर तो बिल्कुल भी हवा नहीं बची है, और उसके प्राण निकलने लगते हैं, उसका दम घुटने लगता है और वो बोल रहा होता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो एकदम असहनीय दर्द में होता है और बोल रहा होता है मैं अपना होश खो रहा हूँ, मैं जल्दी बेहोश होने वाला हूँ, पर मेरी जो ये बेकार रीजेनरेटिव एबिलिटी है ना, इसके कारण मैं बार बार होश में आ जाता हूँ और मुझे यही सब दर्द दोबारा सहना होता है। और दिखाते हैं वो लगातार होश में आ रहा होता है। फिर वो बोलता है पर ये जो रीजेनरेटिव एबिलिटी है ना, ये बहुत दर्द के साथ आती है, और भाई साहब उसकी पूरी बॉडी कांपते रहती है और वो अंदर से एकदम तो मरा वाला हाल हो जाता है। ना ही उसे वो दर्द मरने दे रहा था, ना ही उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था। और दिखाते हैं कुछ देर के बाद वो बोलता है कि जितने पल यहाँ पे मेरी बीत रही है ना, ये मेरे लिए एक टॉर्चर से कम नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दर्द को जल्द से जल्द ख़त्म कैसे करूं। और वो जो डायमंड वाले अंदर से स्पाइक्स निकले होते हैं ना, एक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और एक स्पाइक को तोड़ता है और वो उसे अपने गर्दन में ज़ोर से भोंक देता है। और हमें लगता है यहाँ पर हमारे कैंग का कहानी ख़त्म हो गया। तभी उसे भी अपनी मम्मी की याद आती है और दिखाते हैं उसे फिर से होश आ जाता है और वो हाँफ रहा होता है और वो बोलता है मेरी जो ये बेकार की रीजेनरेटिव एबिलिटी है साली मरने भी नहीं दे रही, क्या करूं मैं। और दिखाते हैं उसके गले पे जो उसने अभी स्पाइक भोंका था ना, उसके कारण उसे और ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हील होने में बहुत गंदी हाल हो गई होती है और उसे सब कुछ पहले का याद आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी पावरलेस हो गया हूँ, मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। और वो कॉफिन में एकदम बंद हुए सोच रहा होता है और वो बोलता है पर ये ऐसा ही होने वाला है। और वो एकदम से गुस्से में रोने लगता है। उसे खुद पे बहुत पछतावा आ रहा था कि उसने वो पुलिस का कुछ नहीं कर पाया, जबकि उसकी जो माँ रहती है वो हॉस्पिटल में एकदम कोमा में पड़ी होती है। और वो बोल रहा होता है इस मोमेंट पे उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, और उसे गुस्सा आ रहा होता है। और फिर से वो उस सीलिंग पे पंच करने लगता है और बोलता है मैं यहाँ से बाहर ज़रूर निकलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना दिन लेगा टूटने में, चाहे साल लग जाए या महीने, मैं यहाँ से बाहर ज़रूर निकलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निकलूँगा, मैं बाहर ज़रूर निकलूँगा और मैं ज़िंदा बाहर निकलूँगा। और वो कॉफिन के जो ऊपर वाले पोर्शन को ज़ोर ज़ोर से बंच कर रहा होता है। वो डायमंड के स्पाइक्स अब उसे ज़्यादा परेशानी नहीं दे रहे होते, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। और पंच करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें फिर से वो पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और देखते हैं एक बिल्डिंग के छत पे एक बड़ा सा टीवी लगा होता है जिसमें किसी का इंटरव्यू आ रहा होता है। और वो एंकर पूछता है तो हम आपके पास लाइव लेके आए हैं, हम आज अपने हंटर से मिलने वाले हैं। और वो सबको बोल रहा होता है आज हमारे साथ हैं एस रैंक के 3 फेमस हंटर्स, और ये 3 जो है ना वो फेमस है अपनी दया भावना के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि आप जब आपको मौका मिलता है आप अच्छे काम करते ही करते हैं। और तभी वो 3 हंटर्स में से एक बोलता है हाँ, हमें हमेशा से दूसरों की मदद करने में ही खुशी मिली है, वो जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है ना उन्हें। और दिखाते हैं ये वही 3 कमीने बुलीज रहते हैं जो कि आराम से बैठकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और उनका हेड बोलता है और हम हमेशा ऐसा ही फील करेंगे कि हमें मददगार की मदद करनी चाहिए। और वो एंकर बोल रहा होता है वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वो उससे बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है और बोलता है मैंने सुना था कि आपने 5 साल पहले एक सिविलियन को चोट पहुंचा दी थी, क्या ये सच है। और वो बुली का हेड रहता है ना, वो बोलता है हाँ, वो उस वक्त हुआ था जब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। और पूरा हॉल जो रहता है ना, जितनी पब्लिक रहती है सब एकदम शांत हो गई होती है और उस बुली को लगता है अब तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। फिर वो एक नाटक करता है, एकदम रोते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलता है वो मेरे सबसे करीबी दोस्त की माँ थी। और सभी लोग
आह बोल रहे होते हैं। और तभी वो बोलता है ये तब हुआ जब मैं एक स्टूडेंट ही था, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को, अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। और उस वक्त इतना कह के वो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और साइड से उसके दोनों जो दोस्त रहते हैं ना, वो उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सांत्वना दे रहे होते हैं। और भाई वो कोई बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर। और जितनी ऑडियंस रहती है ना, वो उसे चुपचाप देख रही होती है। और वो बुली का हेड बोलता है, मैंने उससे माफ़ी मांगा था, पर आज तक उसने दोबारा मेरे से बात ही नहीं किया, ना ही वो मुझसे कभी मिला। उस समय से मैं उसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं फिर से आई एम रियली सॉरी। इतना वो कह ही रहा होता है, तभी दिखाते हैं वो जो पोडियम का गेट रहता है ना, वो उसका दरवाज़ा एकदम उड़ते हुए वो बुली के हेड की तरफ आता है और उसके सर पे लगने वाला होता है। पर दिखाते हैं वो बुली के हेड ने ना अपने हाथों में डायमंड का प्रोटेक्शन बना लिया होता है और उससे वो अटैक को रोक लिया होता है। और वो गुस्से में बोलता है, व्हाट द फक। और दिखाते हैं वो सभी जितने लोग वहाँ पे बैठी होती है ना, पब्लिक, वो सब आसपास भागने लगती है चिल्लाते हुए कि एक मॉन्स्टर आ गया, एक मॉन्स्टर आ गया। और दिखाते हैं गेट पे जो खड़ा होता है ना, वो भी एक मॉन्स्टर की तरह ही दिख रहा होता है। उसके बहुत सारे स्पाइक्स निकले होते हैं उसकी बॉडी से, उसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एकदम जानवर की तरह। और सभी लोग भागो भागो कहकर भाग रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर लगातार स्टेज की तरफ बढ़ा जा रहा होता है, उसके बड़े बड़े हॉर्न्स भी निकले होते हैं। और वो तीनों बुलीज खड़े हो गए होते हैं एकदम रेडी। और वो बुली का हेड जो रहता है वो उसे देख रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से एकदम से जंप करता है और वो तेजी से वो बुली के हेड की तरफ एक जोरदार सा पंच लगा देता है। और हमें यहीं पे सीन कट कर दिया जाता है। हमें वापस से हमारे गैंग की तरफ ले जाया जाता है, जो कि उस कॉफिन को लगातार पंच कर रहा होता है और बोल रहा होता है, कितना समय बीत गया, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ महीने, कुछ साल, पता नहीं। ये जो डायमंड्स है ना, इन पे तो कोई खरोच भी नहीं आई है। पर एक चीज़ तो है कि मेरी रीजेनरेटिव एबिलिटी जो है ना, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। और अगर इंजरीज लगातार होते जाती हैं तो एक एक्सेसिव रीजनरेशन काम कर जाता है। और मैं जितना रीजनरेट करते गया हूँ, मैं उतना ताकतवर आदमी बन चुका हूँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा। और मेरा जो स्केलेटन है ना, वो मेरी बॉडी से बाहर आ गया है और एक्सोस्केलेटन बन गया है। और दिखाते हैं उसके हाथ में वो जो अंदर की हड्डी रहती है ना, वो एकदम ग्रो करके हाथों के बाहर तक आ गई होती है। और वो ये दिखा रहा होता है और बोलता है, इस कब्र के अंदर मैंने अपनी पूरी बॉडी को ही तबाह कर लिया है। और दिखाते हैं उसके सभी बॉडी पार्ट्स, जैसे उसका एल्बो हो गया और उसके जो पैर हो गए ना, वो सब एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो गए होते हैं। यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी एकदम बाहर आ गई होती है। और वो बोल रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को चोट पहुँचाया, पूरी बॉडी को तबाह किया और फिर से रीजनरेट कर लिया। और वो जो दर्द होता है, जितना खून फैलता है, जितने मांस के टुकड़े बिखरते हैं या फिर हड्डियां टूटती है, वो दर्द मैंने उन सभी को सहा। और ये सब करने के बाद जब मैं फाइनली रीजनरेट कर रहा था, तो वो जो दर्द था वो मौत से भी बदतर था। पर फिर भी मैंने इसे जारी रखा और मैंने ऐसा करते रहा, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाना और फिर से रीजनरेट करना। और ये करते करते फाइनली हमें दिखाया जाता है, एक छोटा सा क्रैक दिखाया जाता है। और वो क्रैक धीरे से बड़ा होता है और अंदर से किसी की आंखें दिखाई जाती है, शायद से कैंग की। और वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और अचानक से सब कुछ एकदम से टूट जाता है। और फिर हमें वापस ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुलीज का इंटरव्यू चल रहा था। और वो पंच उस बुली के चेहरे में लगता है बहुत जोर से, वो एकदम पीछे जाकर दीवार में जोर से टकरा जाता है। और उसके दोनों दोस्त, वो थॉर और सैंडमैन, वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। थॉर एकदम से डर गया होता है और सैंडमैन, उसके आंखों में बस वो मॉन्स्टर ही दिख रहा होता है। और हमें वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं, ये हमारा गैंग होता है, जिसके भाई पूरे बॉडी में एकदम एक्सोस्केलेटन की कवच बन गई होती है।
लगता है जैसे इसके बॉडी पे एक बड़ा सा शील्ड बन गया हो, पूरे प्रोटेक्शन के साथ, स्पाइक्स वगैरह, इसकी अपनी तलवार। और ये बुलीज लोग ना उसे नहीं पहचान रहे होते हैं और कैंग को उस दिन का याद आ रहा होता है जब वो बुलीज का हेड रहता है ना, वो उसे बोल के गया था ना, तो कोशिश करते रहना, अगर तू यहाँ से बाहर आ पाएगा तब ना। वो दोनों बुलीज वो अभी तक डरते हुए उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कैंग एकदम गुस्से में बोलता है, तो मैं बाहर निकल गया, तुम बास्टर्ड्स। वो सैंडमैन एकदम खड़े होके उसे देख के बोल रहा होता है, क्या क्या कह रहा है तू? और वो बुली का हेड जो रहता है ना, वो खड़े होते हुए बोलता है, अबे कर क्या रहे हो, मारो उसे। और फिर वो थॉर जो रहता है ना, वो लाइटनिंग लोड करने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़ोरदार लाइटनिंग के झटके गिरा देता है। बहुत ज़्यादा लाइटनिंग्स गिर रही होती है और ये हटने के बाद हमें पता चलता है कि कैंग को तो कुछ नहीं हुआ है। वो आराम से वहाँ खड़ा होता है और उसकी बॉडी सब कुछ हील कर जाती है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो स्टेज की तरफ एकदम स्पीड में दौड़ता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या होने वाला है, पर फिर दिखाते हैं एकदम से वो अपनी हाथों में लगी तलवार से वो जो थॉर का सिर ही उड़ा देता है, एकदम उसके बदन से अलग कर देता है। और ये देखकर वो बुलीज का जो हेड रहता है ना, वो थोड़ा सा चौंक जाता है और अब तक में तो सैंडमैन को भी डर लगने लगा होता है। वो थॉर की बॉडी नीचे गिरती है और कैंग आगे बढ़ते हुए वो बुली के हेड की तरफ जा रहा होता है और उसके पास पहुंच जाता है। तभी पीछे से सैंडमैन जो रहता है ना, वो अपनी अर्थ बेंडिंग वाली ताकत यूज करता है और बहुत सारे पत्थर उसके तरफ जुटाने लगता है। कैंग उसकी तरफ घूमकर एकदम गुस्से से उसे देखता है, पर इतने देर में वो अर्थ बेंडर हमारा सैंडमैन उसे एक कोकून में बंद कर दिया होता है जो कि पूरी तरह से पत्थरों से बना होता है और उन्हें लगता है कि बस उसका काम तो तमाम हो गया। पर कैंग अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ही मूव से पूरे उस कोकून को तबाह कर देता है और वो उससे एकदम लाइट की रफ्तार पर बाहर निकलता है। और वो जो बुली रहता है ना, सैंडमैन उसका मुंह का नीचे वाला जबड़ा एकदम जोर से पकड़ लेता है और भाई साहब उसे नीचे की तरफ खींच देता है। बोले तो उसके मुंह से वो जबड़ा ही अलग कर देता है और वो सैंडमैन अपने मुंह को पकड़ के जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और भाई उसे ये चिल्लाने वाला पल भी नसीब नहीं होता, क्योंकि कैंग ने अब तक में अपने हाथों वाला तलवार ऊपर उठा लिया होता है और वो उसके चेहरे पे दे मारता है। और ये सब सीन होने के बीच में ही ना, वो बुली का जो बॉस रहता है ना, वो पीछे से आकर रेडी हो गया होता है अपने हाथों पे प्रोटेक्शन वाला ग्लव्स पहनते हुए, और वो कैंग के सर पे एकदम जोरदार बहुत जोर से पंच मारता है। और वो पंच दिखाते हैं उसके जब एक्सोस्केलेटन पे लगती है ना, तो पहली बार ऐसा होता है कि वो बुली को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है उसके हाथों में। पर वो बुली अपना दूसरा अटैक फिर रेडी करता है। बहुत सारे स्पाइक्स वो बिल्डिंग के आसपास एकदम रेडी करके रखता है और फिर दिखाते हैं वो फिर हाथों से इशारा करता है सेम पहले समय के जैसा, और सभी स्पाइक तेजी से वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को भाई साहब एकदम उसके बॉडी में छेद ही छेद कर देते हैं। और फिर दिखाते हैं वो बुली का बॉस मेन कैरेक्टर के पास जाता है और उसे गंदी तरह से देख रहा होता है। फिर भाई साहब जो वो देखता है ना, उससे तो उसकी शरीर भी कांप जाती है, क्योंकि अभी तक कैंग अपना बॉडी मूव कर रहा होता है, भले कितना भी खून बह रहा हो, पर वो अपना बॉडी मूव कर रहा होता है और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। भाई साहब वो बुली की तो एकदम बहुत गंदी वाली फट गई होती है और दिखाते हैं कैंग उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखता है और वो तेजी से उस बुली के तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो बुली स्पीड में क्या करता है ना, डायमंड से अपने पूरे बॉडी के चारों तरफ कवच बनाने लगता है। उसके बाल, उसका बॉडी, सभी तरफ वो डायमंड का एकदम कवच बन गया होता है, बोले तो डायमंड हेड बन गया होता है। और दिखाते हैं वो तेजी से जाकर कैंग के चेहरे पे जोरदार पंच मारता है और फिर पंचेस पे पंचेस देते जाता है
और कैंग नीचे गिर रहा होता है। भाई साहब फिर से उसकी बहुत गंदी हालत हो गई होती है और वो बुली एक जोरदार पंच फिर उसके मुंह पे दे मारता है और ये सेम पिछले वाला हाल होता है जब वो फिर से उस कैंग के जितने दांत होते हैं ना सबको तोड़ देता है और वो पंच उसके मुंह में दे दिया होता है। आई डोंट नो क्या चल रहा है, इसे वो पंच मुंह में डालने से मतलब क्या किंग फीलिंग मिल रही है यार उसे। अच्छा छोड़ो, आगे दिखाते हैं कि वो कैंग रहता है ना, वो इस बार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और वो जोर से उसके हाथ को काट लेता है, अपने दांतों से दबाता है बहुत जोर से। और इस बार वो प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है ना कि उसके हाथों का डायमंड भी क्रैक करने लगता है। ये देखकर वो बुली वो तो एकदम से डर जाता है और भाई कैंग उसके हाथों को मुंह से पकड़ते हुए खड़े हो जाता है और उसके हाथों की जो तलवार रहती है ना वो उसके बॉडी के डायमंड आर्मर के आर पार कर दी होती है। भाई साहब उसका रीजनरेशन, उसका एक्सोस्केलेटन कितना मजबूत हो गया होगा। और दिखाते हैं कैंग अभी ऊपर खड़ा हो गया होता है और वो बुली को एकदम दूसरे हाथों से उसके सर को भी पकड़ लिया होता है एकदम फुल कंट्रोल में और उसके हाथों को एकदम बुरी तरह दबाया जा रहा होता है। लगता है आज वो उसके हाथ को अपने मुंह से ही काट के फेंक देगा और वो बुली को एकदम पहली बार असहनीय दर्द हो रहा होता है और वो चीख रहा होता है। फिर वो अपने हाथों को जमीन पर रखता है और फिर अपनी पावर रिलीज कर देता है जिससे जमीन से एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल का स्पाइक निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के आर पार हो जाता है। पर इसी चक्कर में वो जो बुली रहता है ना उसका हाथ भी खिंचा गया होता है। वो बुली ये सब करने के बाद अपना एक टूटा हुआ हाथ लेकर वहां से कराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उस बुली के बॉडी के आर पार उसी का डायमंड वाला स्पाइक हो जाता है और वो बुली जमीन की तरफ गिरने को होता है। और दिखाते हैं ये काम किया होता है हमारे कैंग ने, जो अब तक वहां से आजाद हो गया होता है और वो बुली के पीछे खड़े हो गया होता है उसी के सभी स्पाइक्स को पकड़े हुए। और वो बुली एकदम रोते हुए डरते हुए उसके तरफ देख रहा होता है और वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, रुको। और दिखाते हैं कैंग जो रहता है ना वो अपना बदला ले रहा होता है। वो उस बुली के बॉडी में इतने छेद करता है, इतने छेद करता है ना कि भाई साहब एकदम उस बुली की खून की नदियां बह गई होती है। और दिखाते हैं वो कैंग ने सभी स्पाइक्स उसकी बॉडी में दे दिए होते हैं, पूरा का पूरा पॉर्क्यूपाइन बना दिया होता है। फाइनली हमें एक सेटिस्फाइंग रिवेंज मिला है। और दिखाते हैं वो बुली अभी भी उसमें कुछ जान बाकी होती है और वो उससे पूछ रहा होता है तुम कौन हो तुम, और तुम मुझे ये क्यों कर रहे हो। और कैंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये मुझे पहचान भी नहीं रहा है। तभी उसके जो चेहरे पे लेफ्ट साइड में जो एक्सोस्केलेटन रहता है ना उसे वो अपनी दूसरी हाथों से पकड़ता है और उसे खींच के एकदम अपने चेहरे से अलग कर देता है। और देखकर तो बुली एकदम डर जाता है और बोलता है तुम। और भाई साहब उसे भी वो पहले का टाइम याद आने लगता है जब वो उसे बुली किया करता था और वो स्कूल का समय। भाई साहब और यही चीज को याद करते हुए अपना कैंग उसे बोलता है कीड़े याद है ना। और फिर से वो अपना स्पाइक वाला पंच ऊपर उठाता है और जोर से वो बुली में दे मारता है। और अब बारी होती है हमारे कैंग की, जो उस बुली को ना एकदम पंच पे पंच देते जा रहा होता है। अपनी अभी तक की जितनी भड़ास होती है ना वो एकदम सब निकाले जा रहा होता है। उसका गर्दन पकड़कर जोरदार पंच मारता है और फाइनली वो भी उस बुली को वही हालत में ला देता है। वो भी उसके मुंह में अपना एक्सोस्केलेटन वाला हाथ डाल दिया होता है। पता नहीं फिर से वही किंकी फीलिंग। और अब तक में तो वो बुली ने भी अपना दम तोड़ दिया होता है और उसे नीचे गिराने के बाद हमारा कैंग खड़ा हो जाता है और वो खुद को देख रहा होता है और उसने जो फिलहाल रिवेंज लिया है ना उसे एकदम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। वो वापस दूसरी तरफ घूम के देखता है कि उसके जो बुली वाले दोस्त रहता है ना वो दोनों का उसने काम तमाम पहले ही कर दिया होता है और अब उसने वो बुली के हेड का पूरे जगह पे खाली डायमंड वाली स्पाइक्स भरे पड़े होते हैं और कैंग उन सभी के बीच खड़ा होता है। और फिर दिखाते हैं
कैंग उस बुली के जो ब्लड रहता है ना उसमें वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और देखकर उसे एक्चुअली थोड़ा सा झटका लगता है कि वो उन बुली से लड़ने निकला था और वो एक्चुअली में खुद ही एक बुली जैसा बन गया है। और फिर वहाँ बारिश होने लगती है और कैंग का जो रिफ्लेक्शन रहता है ना वो बारिश मिटा देती है। और फिर सीन हमें ले जाया जाता है पास्ट की तरफ, कुछ दिनों पहले, जब कैंग फाइनली वो डायमंड वाले कॉफिन से निकलकर आज़ाद हो गया रहता है। वो सबसे पहले अपनी मम्मी से मिलने आता है जो कि हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं। उन्हें देखकर हमारा कैंग एकदम बुरी तरह रोने लगता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैं उनके लिए अपना रिवेंज जरूर लूँगा। और वही अभी वाला सीन रहता है, बारिश हो रही रहती है पर अब कैंग को ना इन सब पे थोड़ा पछतावा हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया और वो बैठ के घुटनों के बल बैठ के एकदम जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा होता है और याद कर रहा होता है। तभी एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, पहाड़ों के ऊपर का, और एक गेट दिखाया जाता है। फिर हमें उस गेट के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स पहले से मरे पड़े होते हैं, उन्हें किसी ने मार दिया होता है और कोई कह रहा होता है बहुत अच्छे, तुमने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। और दिखाते हैं कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि एक लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी दूसरा बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम गेट के इतने अंदर कभी नहीं आई हो, तुम्हारा ये पहला बार है ना। और वो जो लड़की रहती है ना वो हंसते हंसते बोलती है हाँ, मेरा ये पहला बार है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अब तक मेरी इतनी केयर की और मेरा ध्यान रखा। और तभी वो लड़कों में से एक बोलता है ऑफ कोर्स, हम तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दिखाते हैं वो जितने लड़के रहते हैं ना उनके चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल आ गई होती है, जैसे वो लोग अब कुछ बहुत गलत करने जा रहे हैं। और ये देखकर वो लड़की भी चौंक जाती है, क्या हो रहा है। और तभी वो लड़कों में से एक बोलता है किसी को पता नहीं चलेगा कि इतने अंदर एक गेट में चल क्या रहा है। और वो लड़की कांपते हुए बोल रही होती है रुको। और तभी उनमें से जो मस्कुलर वाला लड़का होता है ना वो लड़की का दोनों हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की को एकदम अपने कंट्रोल में ले लिया होता है और उसे बोल रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हें तो पता ही है ना 1 महीने लगने वाले हैं, तो तुम क्या करोगी। और मैं तुम्हारे साथ 1 महीने स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ। और वो उस लड़की के पास जाने लगता है। वो लड़की एकदम रो रही होती है। तभी कुछ एक्शन होता है और दिखाते हैं वो मस्कुलर आदमी का सर एकदम नीचे फुटबॉल की तरह गिर जाता है। और ये देखकर बाकी सब लोग चौंक जाते हैं। एक बोल रहा होता है ये कौन है और दूसरा बोल रहा होता है व्हाट द फक। 1 सेकंड, जोरो, ये तो जोरो है ना, ये क्या अली बाबा वाला जोरो है। अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा ये लो, मैंने यहाँ पे जोरो वाला पिक्चर डाला है और उस पर जस्ट वो टोपी भी लगा देता हूँ, तुम्हें अब तो विश्वास हो रहा है ना। क्या यार। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए वो लड़की एकदम रोते हुए उसकी तरफ देखती है और भाई ये हमारा कैंग होता है जो कि पता नहीं उस गेट के अंदर कैसे पहुंच गया होता है और वो वहीं पे खड़ा होता है। तभी बाकी के जो जितने रहते हैं ना फाइटर्स, वो लोग रेडी हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। और तभी जोरो बोलता है तो इसे मार देते हैं और दिखाते हैं तीनों अपना हमला उस मॉन्स्टर पे यानी कि हमारे कैंग पे करते हैं और उसे कुछ भी नहीं होता। अरे भाई होगा कैसे, एक्सोस्केलेटन तो डायमंड भी तोड़ चुका है। और दिखाते हैं अपना जोरो, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तलवार उठाते हुए एकदम ज़ोर से उसके चेस्ट पे एक अटैक करता है और होता ये है कि उसका तलवार ही टूट जाता है, उसके एक्सोस्केलेटन को कुछ नहीं होता। और भाई जोरो को पता चल चुका होता है अब मेरी आखिरी समय आ गई है। उसी वक्त कैंग अपना एक मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि जोरो का भी नीचे सर गिर गया है। अब 4 लोग में से सिर्फ 2 ही बचे होते हैं। वो दोनों खड़े होते हैं और मास्क वाला बोल रहा होता है नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी दूसरा बोलता है इस तरह के भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस गेट के अंदर। तभी दिखाते हैं कैंग फिर से अपने अटैक की तैयारी करता है और वो तेजी से अपना हाथ घुमाता है और उसमें जो तलवार जैसी चीज़ लगी होती है ना
उससे वो दोनों प्लेयर्स का भी नामो निशान मिट जाता है। दोनों की कहानी खत्म। अब हमारा कैंग वो लड़की की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़े जा रहा होता है उन सभी लाशों के ढेर के बीच से, और वो लड़की ये देखकर एकदम जोर जोर से कांप रही होती है। वो एकदम दीवार के सहारे अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई होती है। तभी अचानक से कैंग उसके बहुत करीब तक पहुंच गया होता है और गहरी सांसें ले रहा होता है। उसके तरफ एकदम गुस्से से भी देख रहा होता है, और वो लड़की पहले उसे देखकर रो रही होती है, फिर वो अचानक से थोड़ा और सिसकने भी लगती है, और वो उसके तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इतना वो कह भी नहीं पाती, क्योंकि उसी के बीच में ना हमारे कैंग ने उस लड़की का सर उसके धड़ से अलग कर दिया होता है। भाई साहब क्या ही चल रहा है। और कैंग अभी भी एकदम गुस्से में होता है अपना तलवार रेडी करके। और तभी हमें फिर से पास्ट के सीन में ले जाया जाता है, जब कैंग ने वो पुलिस के ग्रुप के मेन लीडर को खत्म किया था और वहां बैठकर आसमान की तरफ देखकर रो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है और कोई कह रहा होता है, अरे वाह अमेजिंग। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ऑडिटोरियम के गेट पे एक और शैडो जैसा खड़ा होता है, और वो बोल रहा होता है, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब जबकि तुमने अपना रिवेंज भी ले लिया है। और तभी कैंग उसे पूछता है, कौन हो तुम? और दिखाते हैं वो एक लड़की होती है, और वो बोलती है, मैं कोरिया के हंटर एसोसिएशन की हेड हूँ, मेरा नाम सिम जायोन है। और भाई कैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? और वो लड़की बोलती है, मैं हमेशा तुम्हें देखते आई हूँ, जब तुम्हारे साथ वो 5 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ था ना, उसी समय से। और भाई साहब कैंग ये सुनते ही एकदम तेजी से वहां से जंप करता है और अपना तलवार रेडी करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। फक चिल्ला रहा होता है, और वो लड़की तभी उसे बोलती है, मैं तुम्हारी मम्मी को बचा सकती हूँ। और ये सुनते ही हमारा कैंग, जिसका पंच उसके चेहरे के एकदम पास आ गया होता है, वो उसी वक्त रुक जाता है, और वो प्रेशर से आसपास की सभी चीजें एकदम बिखर जाती है। और तभी कैंग पूछता है, क्या तुम क्या कह रही हो? और वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही सुना, तुम्हारी मम्मी, मैं उन्हें जगा सकती हूँ, क्योंकि ऐसा काम ना सिर्फ एस रैंक हीलर ही कर सकती है, वो भी पूरे दुनिया में एक, जो हूँ मैं। और भाई ये सुनकर कैंग बोलता है, तो मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूँ? और वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है इतने दिन जो तुम अंडरग्राउंड में थे, तुम गायब हो गए थे, तुम्हारी मम्मी को जिंदा कौन रखे हुए था? और भाई कैंग ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? और वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे हंटर्स जो है ना, वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, और जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं वो उन हंटर्स के सामने कुछ नहीं है। उनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और यहाँ तो हंटर इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि उनके सामने वो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी कुछ भी नहीं है। और उन्हें तो पहले हमें इस बात का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को गेट के अंदर से एकदम साफ कर दिया है। पर मॉन्स्टर्स खत्म होने के बावजूद वो गेट्स अभी तक गायब नहीं हुए, और जिन गेट्स में मॉन्स्टर्स नहीं होते वो रास्तों की तरह यूज किए जाते हैं। और तुम्हें तो पता है ना, दूसरे देश उन रास्तों को किस तरह से यूज करते हैं, दूसरे हंटर से वॉर लड़ने के लिए। इसीलिए हमारी जो कंट्री है ना, उसके पास इतने सारे हंटर्स नहीं है, हम उन्हें रोक ही नहीं पाते हैं। वो जापानीज हंटर टीम जो रहती है ना, वो हमेशा हमारे कंट्री में इन्वेड करके हमारे हंटर्स को मारती रहती है, जब तक तुम नहीं आ गए। और भाई साहब कैंग को ये सुन के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की फील होती है, और वो अपना हाथ अभी भी उस लड़की के कंधे की तरफ रखा होता है, और वो लड़की बोलती है, अगर हम जापान की इस प्रॉब्लम को अपने हंटर से रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये तो एकदम वॉर की तरह हो जाएगी। पर एक मॉन्स्टर से तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को बचा सकती हूँ। और फिर से हमें वो गेट के अंदर के सीन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे रिसेंटली हमारे कैंग ने जिन हंटर्स को मारा होता है ना, वो सभी वो जापानीज हंटर एसोसिएशन से होते हैं। वो लड़की भी वहीं से होती है,
और कैंग अपनी मम्मी की एक फ़ोटो को देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने वही तो बोला था कि अगर तुम हमारे मॉन्स्टर बन जाते हो तो, और वो उस लाशों की जगह से दूसरी तरफ जाने लगता है। अब हमें ले जाया जाता है जापान में, जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक बड़ी सी बिल्डिंग, और उसमें वही वाला सिंबल जिससे एक रे टाइप की चीज़ निकल रही होती है। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना तो। और वो हाँ बोलता है। और तभी प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, क्या गेट के अंदर कोई हाई रैंक मॉन्स्टर्स भी हैं? और वो नो सर कह के जवाब देता है। तभी प्राइम मिनिस्टर फिर पूछते हैं, तो क्या कोरिया में कोई ताकतवर हंटर्स हैं? और फिर से वो नहीं कह के जवाब देता है। और भाई इतना सुनकर वो प्राइम मिनिस्टर जोर से टेबल पे अपना हाथ पीटता है और बोलता है, तो दिक्कत क्या है? और दिखाते हैं हमें जापान का प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम होता है यूतो रियोजाकी। और वो बोल रहा होता है, तो हमारे जितने हंटर्स हैं वो उनके ज़मीन पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और तभी हमें दिखाया जाता है डिफेंस मिनिस्टर, जो कि कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं जल्दी से जल्दी इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और वो माफ़ी मांगता है। और तभी प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है, कैसे ठीक करोगे? और फिर वो जो डिफेंस मिनिस्टर रहता है ना, वो एकदम स्माइल करता है और वो बोलता है, मैं खुद वहाँ जाने वाला हूँ। और दिखाते हैं ये होता है जापान का नंबर 1 हंटर, जिसका नाम हमें बताया जाता है काकेरू इत्तोसाई। और भाई साहब इसे हम काकेरू नाम से ही जानने वाले हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से दूसरी तरफ जा रहा होता है। तभी उसके साथ जो असिस्टेंट होती है ना, उसे वो ऑर्डर देता है कि तुम मेरी तलवार जल्दी से तैयार करो। और वो असिस्टेंट पूछती है, सर क्या आप अकेले जा रहे हैं? और वो बोलता है, हाँ ये तो ऑब्वियस होना चाहिए ना। और तभी उसकी जो असिस्टेंट रहती है वो डरते हुए बोलती है, मैं माफ़ कीजिए सर अगर मैं आपसे ज़्यादा बोल रही हूँ तो, पर वो जो हंटर्स जिसे हमने वहाँ पहले भेजे थे ना, वो सभी एलिट्स थे, तो आप कुछ लोगों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते हैं? और भाई साहब वो डिफेंस मिनिस्टर गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मुझे उन जैसी कुछ चीज़ की ज़रूरत भी पड़ने वाली है? और असिस्टेंट डरते हुए बोलती है, आई एम सॉरी। और फिर हमें वो गेट का सीन दिखाया जाता है, वो माउंटेन के ऊपर वाला गेट। और फिर उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर आगे बढ़े जा रहा होता है और वो बोलता है, वो यूजलेस बास्टर्ड्स, पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसे तो नहीं मरने चाहिए थे। और उसके ऊपर भी कुछ मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं, जिन्हें भाई वो बिना रुके एकदम निपटाते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, ऐसी चीज से वो मर गए। और वो आगे कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है, वो क्या है? और दिखाते हैं आगे गुफा के अंदर बैठा होता है हमारा कैंग, जो कि कितने सारे हंटर्स को मार के उनकी डेड बॉडी के ढेर के ऊपर बैठा होता है। और भाई साहब उसे देख रहा होता है डिफेंस मिनिस्टर एकदम गुस्से से। और फिर वो डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है ना, अपने स्वॉर्ड से डायरेक्ट उस पे एक अटैक करने की कोशिश करता है हमारे कैंग पे। और कैंग क्या करता है ना, अपने जो एक्सोस्केलेटन से उसके अटैक को रोक लेता है। और वो डिफेंस मिनिस्टर ये देखकर चौंक जाता है, भाई साहब इतना ताकतवर। और दिखाते हैं कुछ देर बाद का सीन, और कैंग उस ढेर पे से नीचे उतर गया होता है। और वो डिफेंस मिनिस्टर गुस्से से बोल रहा होता है, तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी स्वॉर्ड को ब्लॉक किया। और दिखाते हैं कैंग के हमले से वो डिफेंस मिनिस्टर एकदम आराम से बच जाता है और वो उसमें एक पंच मार देता है और बोल रहा होता है, कितना फनी है ना। उसके बाद वो अपने कटाना से एक स्पेशल अटैक यूज करता है, जिसका नाम वो बोलता है कागे रियू फर्स्ट मून। और दिखाते हैं उसने अपने स्वॉर्ड से एक स्लाइस मारी होती है, जिसका पावर इतना ज़्यादा होता है कि हमारा कैंग एकदम पीछे की तरफ फेंका गया होता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। और फिर वो डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरा अटैक करता है और वो बोलता है सेकंड मून। और दिखाते हैं इस बार उसने 2 स्लाइसेस एक साथ चलाए होते हैं और कैंग की अब तक में तो हालत खराब हो जाती है। वो पीछे एक दीवार पे जाके टकराता है और
उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और तभी डिफेंस मिनिस्टर उसके तरफ दौड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा जो एक्सोस्केलेटन है ना, मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा ठोस लग रहा है। और वो उसके तरफ जाते हुए अपना तीसरा हमला करता है और बोलता है थर्ड मून, और दिखाते हैं उसके तलवार से वो एक डायगोनल सी कट करता है। पर इस बार जो हमारा कैंग रहता है ना, वो उसके अटैक से बचते हुए अपने हाथ में जो स्वॉर्ड लगा होता है उससे वो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ चला दिया होता है। वो अटैक डिफेंस मिनिस्टर को लगभग लगने ही वाला होता है, बस कुछ ही दूरी पे, पर वो उससे बच जाता है क्योंकि उसने वो तलवार से ना उसका हाथ ही काट दिया होता है, हमारे कैंग का हाथ। और वो उससे क्रॉस करते हुए बोलता है, पर मेरा स्वॉर्ड ये तो एक डायमंड के थ्रू भी आराम से काट सकता है। और उससे वो एक और स्लाइस करता है और इस बार हमारे कैंग का बॉडी से सर अलग हो गया होता है और दूर गिर जाता है। तभी वो डिफेंस मिनिस्टर अपने स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए बोल रहा होता है, वो कुछ इस जैसी चीज से हार गए, क्या मजाक है ये, कितनी बेकार चीज है। और हमारा कैंग, हमें लगता है कि इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई, पर वो जब बेहोश रहता है वो याद कर रहा होता है अपने पुराने पल, और वो अपने पापा को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है वो हमेशा बिजी रहा करते थे अपने काम की वजह से। और तभी हमें अपना छोटा कैंग दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी के साथ खड़े होता है और बोल रहा होता है, पर वो हमेशा एकदम अच्छे से पेश आते थे, एकदम मेरे दोस्त की तरह। और उसके पापा उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए होते हैं और कैंग उनकी तरफ दौड़ जाता है और बोल रहा होता है, मुझे उनकी यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद थी। पर होता है कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट, पीछे से एक बस आ रहा होता है और दोनों वो बस के सामने आ जाते हैं। खाली बस, भूतिया बस, एआई बस, जो मन में बोलना वो बोल सकते हो। और फिर उसका पापा दिखा रहे होते हैं, कैंग बोल रहा होता है, पर वो, और फिर कैंग के ऊपर कुछ खून के छींटे लगे हुए होते हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं कि उसके पापा ने कैंग को बचाने के लिए अपनी जान दे दी होती है और कैंग वहीं बैठा होता है और बोल रहा होता है वो मेरी वजह से मारे गए। और फिर वो बोलता है कि उनके डेथ के बाद उनका जो बिजनेस है ना, वो बहुत बड़े घाटे में चला गया और हमारी हालत खराब हो गई। मेरी मॉम की जो सॉफ्ट हाथ थे ना, वो एकदम रफ हो गए। और कैंग अपनी मम्मी के पास आके पूछता है, माँ क्या आप ठीक हो? और उसकी मम्मी स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और बोलती है मम्मी एकदम ठीक है। पर कैंग बोलता है, बट हर रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता था, मेरी माँ रोती थी मेरी वजह से, और मेरे जैसे किसी को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। और उसके बचपन के कुछ पिक्स दिखाए जा रहे होते हैं जिसमें वो रात को भी रोया करता था। और फाइनली गुस्से में वो एक दिन अपना पेन कटर लेकर अपने हाथ को काटने जा रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे दरवाजे से खाने के लिए बुलाने आई होती है और ये देखकर वो एकदम अपना प्लेट छोड़ देती है, एकदम चौंक जाती है और बोल रही होती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? और कैंग दूसरी तरफ एकदम रोते हुए अपना काम खत्म करने को जा रहा होता है। तभी दिखाते हैं वो अपना हाथ काट लिया होता है और एकदम दूसरी तरफ से बोल रहा होता है, मुझे लगता है मैं ना अवीकंड हो गया हूँ। और दिखाते हैं उसके हाथ पे जो चोट रहती है ना, वो हील करना शुरू कर दी होती है। और तभी हमें दूसरी तरफ टीवी में इंटरव्यू दिखा रहा होता है और कैंग याद कर रहा होता है अपनी मम्मी को। और ये इंटरव्यू भी वो बुली के बारे में होता है। और उसके बाद छोटा कैंग अपनी मम्मी के गले लग जाता है और बोल रहा होता है, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ और आपको खुश रखना चाहता हूँ। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है क्योंकि अब उसकी मम्मी कोमा में पड़ी होती है और किसी को नहीं पता कब तक। यही सब हमारा कैंग याद कर रहा होता है कि अचानक से उसे होश आ जाता है वो फाइट के बीच में, और उसे वो लड़की के यानी कि सिम के बात याद आते हैं। वो बोल रही होती है, ये दुनिया का जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ गया है और बाकी दूसरे देश जितने भी हैं वो तो ऑलरेडी इन हंटर्स के द्वारा जीते जा चुके हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो जापान है। प्लीज हमारा मॉन्स्टर बन जाओ और उन्हें हंट करना शुरू कर दो, जापान के सबसे ताकतवर हंटर्स को।
और भाई वो डिफेंस मिनिस्टर वहां से आगे बढ़ रहा होता है और कैंग कुछ सोचते हुए अपना देखते हैं कि कैंग का रीजनरेशन होने लगता है। उसके फ्लैश उसके बॉडी से अलग हो जाता है और सिर्फ स्केलेटन रीजनरेट कर रहा होता है। और वो डिफेंस मिनिस्टर तलवार रखते हुए बोल रहा होता है, मैंने इसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। ओ वेल, अब तो मुझे कोरिया खुद से ही जाना पड़ेगा। और वो भाई साहब कोरिया के हंटर्स को मारने के बारे में सोच रहा होता है और दिखाते हैं पीछे से कैंग का वो स्केलेटन अब तक में उसके पास पहुंच रहा होता है। और भाई साहब उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है और दिखाते हैं नीचे कैंग के स्केलेटन ने ना उसके पैर को एकदम जोर से काट लिया होता है, एकदम बियर ट्रैप की तरह। बियर ट्रैप जानते हो ना, ये लो इमेज। और फिर दिखाते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर भी देखकर चौंकता है, रीजनरेशन इतने खतरनाक लेवल का। और वो बोल रहा होता है, मैंने तो इसकी मुंडी भी काट दी थी, तो फिर कैसे। और वो जोर से चिल्लाता है और भाई उसने अपने तलवार से ना एक और कट लगा दिया होता है। और हमें लगता है कि अब तो कैंग का सच में काम तमाम हो गया। और वो डिफेंस मिनिस्टर अभी भी अपनी ब्लेड रेडी कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये बास्टर्ड। और दिखाते हैं उसने अपने पावर्स को रिलीज कर लिया होता है और एक मून साइन बन गया होता है पूरे फ्लोर पे। और कैंग वहीं पे स्केलेटन फॉर्म में बैठा हुआ होता है। और तभी वो डिफेंस मिनिस्टर एकदम तेजी से वहां से गायब हो जाता है। कैंग भी चौंक कर देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर उसी के चारों बगल एकदम तेजी से दौड़ रहा होता है और वो अपने अटैक का नाम ले रहा होता है, कागेरियू, फेटल। और भाई साहब इतने में वो डिफेंस मिनिस्टर बहुत सारे कट्स लगा दिया होता है हमारे कैंग पे। लगता है जैसे उसके एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए हो। तभी वो बोलता है 12th मून। और भाई साहब वो अपने और भी शॉर्ट स्विंग्स कर रहा होता है, बहुत सारे कट्स। और वहाँ का जो प्रेशर रहता है ना गेट का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है। कैंग के बॉडी के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे होते हैं और दिखाते हैं प्रेशर से ना वो जिसके उतने सारे कट्स रहते हैं वो उस गेट से बाहर निकलकर आसपास की सभी चीज़ें को तबाह कर दी होती है। वो पहाड़ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और भाई केव के अंदर का सीन, वो गुफा एकदम बुरी तरह तबाह हो गई होती है। पूरी जमीन, सीलिंग पूरे टुकड़े टुकड़े में कट गया होता है। और वो डिफेंस मिनिस्टर अपनी तलवार रखते हुए वहां से आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है, उफ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मेरी पैर पे दांत काट लेगा। मुझे जल्दी से जल्दी इसे हील करना पड़ेगा। और दिखाते हैं एक हड्डी उड़ते हुए आती है और उसके दूसरे पैर में घुस जाती है। और भाई साहब उसके अंदर ना कुछ बहुत अजीब सी सेंसेशन होती है और उसे डर लग रहा होता है। और वो पीछे देखता है तो अंदर से ना एक हाथ बाहर आ रहा होता है। और भाई साहब कैंग एकदम हड्डियों में रीजनरेट कर जाता है, बहुत क्रीपी लग रहा होता है। और ये देखकर वो डिफेंस मिनिस्टर सोचता है, क्या क्या हो रहा है ये। और वो अपनी तलवार तैयार करते हुए चिल्लाता है, बास्टर्ड। और दिखाते हैं वो कैंग पे हमला करने के लिए चले जाता है। और फिर हमें गेट के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, उसकी असिस्टेंट और बहुत सारे हंटर्स रहते हैं। वो असिस्टेंट बोलती है, पर स्टिल प्राइम मिनिस्टर, क्या हमें सच में इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स रहते हैं। ये फिर से जोरो का छोटा भाई आ गया है। और ये ओ भाई साहब, ये तो संग जिनवू है ना, वो सोलो लेवलिंग वाला। यार सभी यहाँ आ गए हैं, उनकी मानवा कौन चला रहा है फिर। और दिखाते हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एलीट हंटर्स होते हैं जो कि सब यहाँ आ गए होते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलता है, 3 दिन हो चुके हैं जब से वो अंदर गया है, मुझे अब तो चेक करना ही पड़ेगा। वो जापान का डिफेंस मिनिस्टर है, नंबर 1 हंटर। और इतना बोलते बोलते वो गेट के अंदर से ना उसकी मुंडी लुढ़कते हुए आगे गिरती है और सब लोग देख के चौंक जाते हैं। तभी वो पोर्टल से निकलता है मॉन्स्टर, यानी कि हमारा कैंग अपने पूरे रिवाइव्ड फॉर्म में। उसका एक्सोस्केलेटन एकदम रेडी हो गया होता है और वो प्राइम मिनिस्टर उसे देखकर एकदम जोर से चिल्लाता है। पर कैंग भाई साहब तेजी से अपनी तलवार घुमाता है और उसका गला ही काट देता है। हमें लगता है
प्राइम मिनिस्टर का काम खत्म। अब लगता है कैंग के मिशंस खत्म हो गए और कैंग वहीं खड़े रहता है। तभी हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन के पास ले जाया जाता है। एक अलग साइन और एक लंबी बिल्डिंग और कोई बोल रहा होता है तुम्हारा प्लान क्या है। और एक असिस्टेंट रहता है और वो कुछ पेपर्स पढ़ के सुना रहा होता है वही लड़की को, सिम को। और वो बोल रहा होता है उसने ग्यूम गैंग के सन को ख़त्म कर दिया है और अगर उसे पता चल गया। तभी सिम बोलती है क्या चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी है। और तभी वो असिस्टेंट बोलता है पर उसे जापान भेजना। और सिम चुपचाप सुन रही होती है और वो पीछे घूमते हुए उसे बोलती है तुम क्यूरियस नहीं हो क्या। और तभी कैंग का सीन दिखाया जा रहा होता है और दिखाते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, जिसकी कहानी कैंग ने ख़त्म की होती है, उसका मुंडी अचानक से उसके बॉडी से जुड़ने लगता है एकदम लावा के तार से। और वो बोल रही होती है अगर वो जीत गया तो। और दिखाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों में लावा पंच रेडी कर लिया होता है और वो कैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे ज़मीन में गाड़ देता है। और सिम बोल रही होती है जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के अगेंस्ट, जो कि होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। और उसके वो एक पंच में आसपास की सभी ज़मीन एकदम फट गई होती है। भाई साहब एकदम लावा वाला पंच होता है और कैंग फिर से बेहोश हो गया होता है। वो होता है प्राइम मिनिस्टर का जोरदार हमला। भाई साहब एकदम लावा आदमी है यार। और फिर उसका नाम दिखाया जाता है रियोजाकी जूतो, जापान का प्राइम मिनिस्टर। और एक खासियत होती है वो जापान का नंबर 0 का हंटर होता है, मतलब नंबर 1 से भी ऊपर SSS रैंक हंटर। भाई साहब और कैंग की तो लगता है कहानी खत्म हो गई। तो क्या लगता है कैंग की कहानी खत्म हो गई? क्या जापान कोरिया को सही में ख़त्म कर देगा या फिर कैंग फिर से होश में आएगा और वहाँ के सभी हंटर्स का काम तमाम कर देगा? क्या लगता है? वेल, इसकी एंडिंग शायद से ओपन रखी गई है ताकि आगे की कहानी हमें ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑथर ने तो इनाम मिलने के बाद से इस सीरीज़ को एकदम बंद ही कर दिया है। वो 3 एपिसोड्स हम कब से वेट कर रहे हैं और एपिसोड्स आएंगे, हम मज़े लेंगे, और ये इतने पे ही एंड हो गई। क्या करें यार, कोई बात नहीं, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, ये हमारी स्पेशल वाली मानवा है जो मैं आपके लिए एज अ सरप्राइज़ ला रहा था। तो इसके बाद हम दूसरी मानवा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उप्स, ये एक सरप्राइज़ होने वाली है। और हाँ, आपके मुझे कई सारे रिकमेंडेशंस मिले हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, उनकी एक पोलिंग करवा देता हूँ। देखो यार, अगर मैं पर्टिकुलर मांगा एक्सप्लेन करने लगूँगा तो कुछ लोग खुश होंगे, फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें दूसरा चाहिए। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि एक पोलिंग करवा दी जाए, जो ज़्यादा वोट्स में आएंगे उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, पोलिंग सिर्फ बड़े वाले मानवा के लिए होगी। जो लंबा मानवा रहेगा 200 एपिसोड्स, 250 एपिसोड्स, उसके लिए मैं पोलिंग करवा दूंगा। और बाकी ये छोटे छोटे वाले तो मैं लाता जाऊंगा, चलते रहेगा। और देखो, छोटे वाले जो मानवास है ना, वो मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करने दो। अगर वो तुम्हारे लिए सरप्राइज ही नहीं होगा तो तुम्हें मज़ा कैसे आएगा, ये तो बताओ। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हेलक्राफ्ट भी एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि जब से मैं चैनल शुरू किया हूँ ना, मेरा पहले से ये सपना था कि हेलक्राफ्ट वाला मानवा मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मैं दूसरे चैनल्स पे देखता था, मुझे भी मन करता था, तो प्लीज़ वो वाली मानवा भी हमें ट्राई करनी चाहिए, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही।